हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही। चले, मेरे ख्याल में 10 लोग आ गए हैं। दो एक आध मिनट और देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को लिंक एलएमएस से नहीं मिल रहा क्या? नहीं सर, शो नहीं कर रहा। वहाँ एक ऑप्शन आता है ना, शो ऑल रिकॉर्डिंग्स एंड लेक्चर्स, तो उसमें जाके आ रहा होता है ऑप्शन। नहीं सर, ऑप्शन नहीं है। आप अच्छा, नो डेटा लिखा हुआ है। नो डेटा के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है, शो ऑल रिकॉर्डिंग्स, उस पर जाओगे तो ऑप्शन आ रहा है। उसके ऊपर सर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, चलें जी, आज मेरा इरादा है सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ाने का, ताकि सॉलिड 5 डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर। तो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स शुरू करने से पहले मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि आप लोगों को इन 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में आ जाए। और एक और मुझे क्रिएशनल पैटर्न आपको पढ़ाना है जिसका नाम है बिल्डर। तो इंशाल्लाह वो वाला काम हम नेक्स्ट वीक में देखते हैं। बिल्डर, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल पैटर्न भी मेरे ख्याल में हमारे पास 2 हफ्ते और हैं बिफोर ईद। कब है आप लोगों की? हम सबकी माशाल्लाह ईद कब है? 30 या 31 को। कब आ रही है? 31 को आ रही है। एक मिनट होल्ड करिएगा बेटा। जी बेटे, तो आप लोग कह रहे हो कब है ईद? 31 को पड़ रही है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो कब पड़ रही है ईद? 31 को पड़ रही है। यस सर, 30-31 को पड़ रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसका मतलब है हमारी अगले हफ्ते क्लास तो हो जाएगी, उसके बाद वाले में नहीं हो पाएगी। बल्कि ले लेंगे ऑनलाइन ईद पे। इस बार कौन सा मिलना जुलना है ज्यादा? ईद पे क्लासें कर लेंगे, क्या हुआ? कोई मसला जिबा है? तो करना है ना सर। पहले दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन अगर दूसरा तीसरा दिन पड़ रहा होगा तो कर लेंगे क्लासें। क्यों ज्यादती क्लासें नहीं होगी सर। हाँ ज्यादती नहीं है। हाँ, थोड़ी ज्यादती तो है, लेकिन क्या करोगे, घर में वैसे ही बोर हो जाओगे। हमारे तो खानदान हर वाले किसी का बोलते हैं पहले दिन कि नहीं होता ना। जो करीबी है वो कह रहे हैं वो मिलने आएंगे, बाकी तो कोई मिलने मिलने भी नहीं आएगा भाई। अब तक कोरोना से लोग डरे हुए हैं। सर कोरोना अब तो सिर्फ अफवाह रह गई है सर, लोग तो निकल रहे हैं सर। चलो खैर, देख लेते हैं। फिर वो है कि अगर ऐसा हुआ तो बीच में फिर हम कोई कॉम्पनसेशन ले लेते हैं, क्योंकि तुम लोग एग्जाम्स कौन सी तारीख से हैं? एग्जाम्स पता है आप लोगों को कब है? नहीं सर, एग्जाम्स का तो नहीं पता सर। लिखा एट दी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में शायद है। 5 से 11 अगस्त के दरमियान है ना बेटा? यस सर।
5 से पहले पहले हमें क्लासें खत्म करनी है। तो इसका मतलब है हमारे पास अभी आज की क्लास के बाद क्या बच जाता है, 26-27 की क्लास बच जाती है, पहली और दूसरी की बच जाती है बस। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स पे भी आप लोग काम करना शुरू कर दें। मैं अभी से आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। और कोई भी एग्जिस्टिंग जो आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, 5 पैटर्न्स मैं समझता हूँ अब आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। अगर मैं सिंपल फैक्ट्री को पैटर्न काउंट नहीं भी करता तो भी फैक्ट्री मेथड, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, सिंगलटन, कंट्रोलर और स्ट्रैटेजी, ये 5 पैटर्न्स आप सबको आते हैं। अगर सिंपल फैक्ट्री को और ग्रास के और 4 पैटर्न्स काउंट करूं तो वो अलग है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कौन से 6 पैटर्न्स आप यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और उस पर अभी से काम करना जो है वो शुरू कर दीजिए। तो सर ग्रुप मेंबर्स होंगे? हाँ, ग्रुप मेंबर्स आप डिवाइड करें, 3-3 बच्चे एक ग्रुप के अंदर होंगे, तीनों का वाइवा होगा वीडियो के ऊपर। सही है, अगर सही है। एक बच्चा भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता वाइवा में तो तीनों के नंबर कटेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ओके अभी सर। से क्लियर कर देता हूँ। सही है, ताकि बाद में जाके आप लोगों को कोई वो ना हो कि सर हमें पता नहीं था और ये नहीं था और वो नहीं था, तो इस तरह की कोई कहानी ना हो। सही है, थोड़ा सा रिव्यू करें अपने कोर्सेज को जो मैंने मिड टर्म के वाइवास लिए हैं। उसमें मुझे बड़ा शॉकिंग लगा, थोड़ा सा काफी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लैग कर रहे हैं। दोबारा मैं बेसिक रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों के जहन में कोई चीज जो है वो क्लियर हो जाए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री से रिलेटेड वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। वो 3 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि वो चीज जो चेंज करती है और वो चीज जो सेम रहती है, उन दोनों चीजों को अलग अलग कर देना। अगर इन दोनों चीजों को मैं अलग अलग करता हूँ, जो चीज सेम रहती है और जो चेंज होती है, तो मैं सिंपल फैक्ट्री को यूज करता हूँ। सिंपल फैक्ट्री में क्रिएटर की साइड के ऊपर कोई इनहेरिटेंस हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्रिएटर सिर्फ एक सिंपल क्लास होगी और कॉन्क्रीट क्लास होगी। यहां से मैं मूव करके जब फैक्ट्री मेथड की तरफ जाता हूँ, वहां क्रिएटर की साइड के ऊपर भी इनहेरिटेंस हायरार्की होगी और प्रोडक्ट की साइड के ऊपर भी इनहेरिटेंस हायरार्की होगी, लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस हायरार्की होगी दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, तो सब क्लासेस जो क्रिएटर की साइड की सब क्लासेस हैं वो डिसाइड करेंगी कि उन्होंने कौन सा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यानी कौन सा कॉन्क्रीट प्रोडक्ट क्रिएट करना है। ये कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री का, फैक्ट्री मेथड का। तीसरे पे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड। मेरे पास प्रोडक्ट की साइड पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की इनहेरिटेंस हायरार्की होंगी, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो किसी एक फैमिली को बिलोंग करती होंगी। किसको बिलोंग करती होंगी? किसी एक फैमिली को बिलोंग करती होंगी। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्कीज का आना प्रोडक्ट साइड पे और क्रिएटर साइड पे सिंगल इनहेरिटेंस हायरार्की का आना, तो ये निशानी है किसकी? एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की। तीनों केसेस क्रिएशन को एड्रेस करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर हमने पढ़ा था, कंट्रोलर टॉप लेवल क्लासेस को ये फैसिलिटेट करता है कि वो नीचे वाली क्लासेस से डायरेक्ट बात ना करें, वो कंट्रोलर के थ्रू बात करें। तो कंट्रोलर हाईली कपल्ड होता है नीचे वाली क्लासेस के साथ, और ऊपर वाली क्लास कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाती है और उसके थ्रू नीचे वाली क्लासेस से अपना काम लेती है। ये कॉन्सेप्ट होता है कंट्रोलर का। क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल सोल्यूशन है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न कहते हैं। और जहां पर हमें डायनामिक फंक्शनैलिटी देनी हो, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट हो, एक प्रोडक्ट की पूरी सीक्वेंस हो, पूरी इनहेरिटेंस हायरार्की हो, लेकिन उनमें कुछ सब क्लासेस को किसी एक तरह की फंक्शनैलिटी देनी हो, दूसरी सब क्लासेस को किसी और तरह की फंक्शनैलिटी देनी हो, यानी फैमिली ऑफ रिलेटेड एल्गोरिथम्स हो, उस केस में हम कहते हैं कि हम स्ट्रैटेजी पैटर्न जो है वो यूज करेंगे। और स्ट्रैटेजी की इंप्लीमेंटेशन हम उमूमन इंटरफेसेस के थ्रू करते हैं डायनामिक फंक्शनैलिटी के लिए, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी को हैंडल कर रहा होता है किसी एक प्रोडक्ट के लिए, इसलिए हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जवाब मुझे कल आप लोगों के वाइवास में नहीं मिले थे। जी भाई, कोई सवाल इसमें? बच्चों क्लियर है सबको? यस सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्लीन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्लाइड्स के नाम से
मैंने एक स्लाइड अपलोड करी है, ठीक है, वो जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है, ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए कि वो क्या चीज़ है। और अभी हम उसी को शुरू करने जा रहे हैं। अंकल जो एक बड़े मशहूर ऑथर हैं, उनकी किताब है क्लीन आर्किटेक्चर के नाम से, तो उनकी किताब से ये स्लाइड्स बनी हुई हैं। सही है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, तो क्लीन आर्किटेक्चर किताब का नाम है। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। इसमें ये सारा पार्ट हम नहीं पढ़ रहे, ये आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो मैं सारा छुड़वा रहा हूँ। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं डिजाइन प्रिंसिपल्स, और ये 5 डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी आज की क्लास का टारगेट है, जो हमें आज पढ़ने हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स, इसका तस्करा थोड़ा सा पहले भी हुआ था, सही है। और कोशिश करते हैं कि आज हमारे कंप्लीट हो जाएं, और इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन आप लोग मुझे नेक्स्ट वीक दिखा दें। चलें जी। इसको पढ़ लें ऊप के बारे में बेसिक से, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सॉलिड प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। हाँ जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करती है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या, पॉलीमॉर्फिज्म में के कौन कौन से फीचर्स हैं? जी हजरात। पॉलीमॉर्फिज्म से वो होता है ना कि जैसे मेथड के नाम होने के बाद हम लोग जो ओवरराइड करते हैं। हाँ, तो दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं, ओवरलोडिंग भी आ जाती है और ओवरराइडिंग भी आ जाती है। सही है, तो पॉलीमॉर्फिज्म वी ऑल नो कि वेरी गुड। इल्सा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। माइक पे बोल दिया करो बेटा, ऐसा कुछ हुआ करे तो, ठीक है ना। तो गेन कंट्रोल ओवर एवरी सोर्स कोड डिपेंडेंसी इन द सिस्टम। सोर्स कोड डिपेंडेंसी से क्या मुराद है? ठीक है, कोड डिपेंडेंसीज ही यूज कर रहे होते हैं ना हम, रिलेशनशिप्स वगैरह यूज करके फर्दर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, और अपना काम जो है वो लगा सकते हैं। सही है, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हम एक ऐसा आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सिस्टम का लो लेवल वाला पार्ट और हाई लेवल वाला पार्ट जो है, या उनकी जो पॉलिसीज हैं, वो दोनों अलग अलग हों। कैसे अलग होगा? क्योंकि वो सेग्रीगेटेड होंगी किसके अंदर, बताइए? इन टर्म्स ऑफ क्लासेस के अंदर। सही है, यानी जो बिजनेस लॉजिक की क्लासेस होंगी लो लेवल वाली, वो अलग होंगी, जो हाई लेवल यूजर क्लासेस होंगी वो अलग होंगी। ठीक है, वो दोनों सेग्रीगेट हुई हुई होंगी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। जी कोई सवाल यहाँ तक? नहीं सर। अब इसको देखिए, ये सॉलिड से क्या बनता है, इसको याद कर लीजिए तो अच्छा है। ये अक्सर इंटरव्यू में सवाल आ जाता है, सॉलिड से क्या बनता है। तो एस से बनता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ से बनता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एल से बनता है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल आई से बनता है, और डी से बनता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो ये 5 सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कम से कम अब तक मेरे ख्याल में 50 बच्चों ने तो मुझे कहा होगा कि सर सॉलिड पे खेल के जो है वो हमें जॉब जो है मिली है, या सॉलिड के ऊपर सेटिस्फाई किया।
तो जाके नौकरी मिली है। ठीक है, तो ये पांचों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई सवाल? होते क्या है हम अभी देखते हैं। कितने बच्चों ने ये पहले पढ़े हुए हैं? सर पहली दफा नाम सुन रहा हूँ। पहले जी का सर, नाम नाम पहली दफा सुना। चले, सही है, नो इश्यूज। बहुत मजे की चीज है, अगर इंटरेस्ट लोगे और अगर कोडिंग आती है तो इसमें बहुत मजा आएगा। सही है, लेकिन तुम लोगों का मसला ये है कि आधी क्लास को कोडिंग नहीं आती। तो मैंने खालिद साहब से एक चीज डिस्कस करी है, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर ये सितंबर में यूनिवर्सिटी खुलती है ना, तो तुम लोगों को सही करने का एक प्लान बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान बनाया है उन बच्चों के लिए जिनकी कोडिंग वीक है। बस दुआ करो यूनिवर्सिटी खुल जाए। थोड़ा सा एडिशनल टाइम तुम लोगों को देना पड़ेगा, कोई पैसा वैसा नहीं होगा, बस वो काम तुम लोग करोगे और अल्लाह ने चाहा तो तुम लोगों की कोडिंग में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। खैर, चले जी, पढ़े इसको। हाँ जी, नाम से अगर आपको लगता है कि कोहेजन का कॉन्सेप्ट आप सबके पास है, क्या कहा था कोहेजन पढ़ाते हुए मैंने? हाईली कोहेजन का जब ग्रास पढ़ाया था तो क्या कॉन्सेप्ट दिया था? टीम एक होनी चाहिए क्लास की। सही है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हर मॉड्यूल के पास, अब मॉड्यूल कैन बी अ सेट ऑफ क्लासेस, ठीक है, तो कह रहे हैं कि मॉड्यूल के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ मकसद ये नहीं है, इसके अलावा भी इसमें कुछ और चीज है। वो क्या चीज है जिसको लोग समझ नहीं पाते और वो कैसे मुख्तलिफ है उसको भी डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चले इसको पढ़ें तो फर्दर और क्लियर होगा यहाँ से। बेटा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या था? मॉड्यूल शुड हैव वन एंड ओनली वन रीजन टू चेंज। यानी अगर मुझे किसी मॉड्यूल को चेंज करना है तो कोई एक बुनियादी वजह होनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर मैं उस मॉड्यूल को चेंज करूं। मॉड्यूल को तस्वुर करो एक पैकेज या 2 या 3 पैकेजेस जो एक फंक्शनैलिटी जो है वो यूजर की फुलफिल कर रहे हैं। सही है, लेकिन फिर आगे क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हैं वो यूजर्स को सेटिस्फाई करते हैं या स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, those users and stakeholders are the reason to change। सही है ना? तो क्यों चेंज होता है? क्योंकि उन स्टेक होल्डर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो हमें इस बुनियाद के ऊपर हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और चेंज करके हम क्या कहेंगे? अ मॉड्यूल शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन एंड ओनली वन यूजर और स्टेक होल्डर। यानी एक मॉड्यूल जो है वो किसी एक एक्टर, एक यूजर या फिर एक स्टेक होल्डर का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर मॉड्यूल बहुत सारे यूजर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है तो इसका मतलब है हमने उसमें एसआरपी को इम्प्लीमेंट नहीं करा हुआ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? जी सर। सर इसकी एग्जांपल देखते हैं, अगर कंफ्यूजन जहन में आ रही होगी वो क्लियर होगी। यहाँ पर देखो जरा, फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल हमने एसआरपी की क्या डेफिनेशन दी? यानी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। अ मॉड्यूल शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन एंड ओनली वन एक्टर
एक्टर आप सबको पता है कि कोई भी रोल हो सकता है, सही है ना। अब अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी एक एक्टर हो सकता है, या फिर अकाउंटेंट भी एक एक्टर हो सकता है, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अकाउंटेंट का रोल प्ले कर रहे हो, या बहुत सारे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल प्ले कर रहे हो। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि एसआरपी ये कहता है कि मॉड्यूल शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन एंड ओनली वन एक्टर। अब इसकी मिसाल देखते हैं, इसको देखें। अगर एक क्लास है हमारे पास, इसका नाम है एम्प्लॉई, और उसके पास 3 मेजर मेथड्स हैं, ठीक है। कैलकुलेट पे भी है, रिपोर्ट आवर्स भी है, और सेव भी है। कैलकुलेट पे को कौन यूज कर रहा है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यूज कर रहा है। रिपोर्ट आवर्स को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूज कर रहा है, और सेव को चीफ ट्रांजैक्शन ऑफिसर जो है वो यूज कर रहा है। तो अगर एक क्लास इस तरह से बनी हुई है तो ये क्लास एसआरपी को वायलेट कर रही है। क्यों वायलेट कर रही है बताइए, बताइए। क्योंकि 2 एक्टर के उस पे चेंज हो रहा है ये। चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि 3 अलग अलग एक्टर्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये फुलफिल कर रही है। ओके सही है ना। तो ये बेसिक क्या पढ़ी थी आपने लास्ट स्लाइड में डेफिनेशन, इसको देखें। अब मॉड्यूल फिलहाल इधर इन्होंने क्लास पे रहते हुए एग्जांपल दिया, तो क्लास शुड बी रिस्पांसिबल टू वन एंड ओनली वन एक्टर। यहां पर इट इज रिस्पांसिबल फॉर 3 डिफरेंट एक्टर्स। अब देखें क्या कह रहे हैं। समझ गए। अगर सीएफओ ने कल को कोई चेंज करवाया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसकी बेसिस पे क्या होगा? उसकी बेसिस पे दूसरे एक्टर्स पे असर या होगा। सीटीओ का भी चेंजेस अकोमोडेट हो जाएंगे, सही है। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका एक प्रॉब्लम है अगर हम एसआरपी इस क्लास के अंदर फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है? इस स्लाइड को एक बार फिर पढ़ ले, सवाल है तो पूछे मुझसे। सर एक दफा स्लाइड बैक करिएगा। ले लो बेटा। ठीक है सर। सर एक चीज जी बेटा। पूछनी है। सर जैसे एम्प्लॉय क्लास में कुछ डाटा है जो इन मेथड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेरिएबल है या कुछ भी इस तरह से, सर अगर हम इनको अलग अलग इन मेथड्स को अलग अलग जगहों पे रखेंगे, एक क्लास में नहीं करेंगे, तो वो कैसे फुलफिल होंगे उसकी रिक्वायरमेंट? जो जैसे वेरिएबल डिफाइन हुआ है तो वो कैसे होगा? अभी उसको देखते हैं आगे जाके कैसे फुलफिल होगा, आप खुद बताइएगा, सही है ना। लेकिन उस टाइम के ऊपर अगर एक क्लास को छेड़ेंगे तो उसकी वजह से दूसरी क्लास नहीं छेड़ेगी। यहाँ पर अगर एक जगह पे मेथड में छेड़ रहा हूं तो वो सारे मॉड्यूल्स जो अगर मैं सीएफओ के लिए छेड़ूंगा तो सीओ और सीटीओ को भी जो काम है उसके अंदर भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, या वो जो यूजेज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी।
सही है, क्योंकि तीनों एक्टर्स अभी क्या कर रहे हैं, इस क्लास को शेयर कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं आगे। रुको जी, ये चीज समझ में आई, आ गई थी? इसको देखें, शेयर्ड एल्गोरिथम यूज हो रहा है, यानी रेगुलर आवर्स को कैलकुलेट पे भी इस्तेमाल कर रहा है और रिपोर्ट आवर्स भी यूज कर रहा है। ठीक है ना, ये दोनों किसको यूज कर रहे हैं, रेगुलर आवर्स को यूज कर रहे हैं। सिम्पटम 1 देखो क्या कह रहा है, इसको पढ़ें। एक डेवलपर से कहा गया कि आपको कैलकुलेट पे के अंदर चेंज लाना है। कैलकुलेट पे के अंदर चेंज लाने के लिए उसने क्या देखा, रेगुलर आवर्स का मेथड है जिसको कौन कॉल कर रहा है, जिसको कैलकुलेट पे कॉल कर रहा है। लेकिन उसने ये चीज नहीं देखा कि रेगुलर आवर्स को एक और मेथड भी कॉल कर रहा है जिसका नाम क्या है, रिपोर्ट आवर्स। रिपोर्ट आवर्स। ठीक है, तो अगर उसने कोई चेंज किया, इसकी बेसिस पे क्या होगा, इसको देखें। डेवलपर ने अपनी मर्जी के चेंज करे, सीएफओ खुश हो गया कि हमारी फंक्शनैलिटी क्या हो गई है, हमारी फंक्शनैलिटी फुलफिल हो गई है। सही है, लेकिन रिपोर्ट आवर्स को कौन यूज कर रहा था, COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी, उसकी फंक्शनैलिटी खराब हो जाएगी, उसमें तब्दीली आ जाएगी, उसमें तब्दीली आ जाएगी, उसको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है, बात समझ में आती है? यस जी सर। सर। अब पढ़े नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। जी भाई, कुछ समझ में आ रहा है? मर्ज क्या होता है, मर्ज का नाम सुना है? जब चेंजेस कोलाइड कर जाते हैं, एक जगह आप चेंज करते हैं और उसकी वजह से मल्टीपल जगहों पे चेंज आ जाते हैं। सही है ना, या आप करने जा रहे होते हैं, पीछे कोई और चेंज कर रहा होता है और आपको आपकी फंक्शनैलिटी नहीं मिल पाती, तो इसको हम कोड लेवल पे क्या कहते हैं, इसको हम मर्ज कहते हैं। सही है ना। अब क्या हुआ, सीटीओ टीम ने क्या बोला कि हमें स्कीमा चेंज करना है एम्प्लॉय की टेबल का। साथ में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की टीम ने क्या बोला कि फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग आवर्स जो है हमें उसको चेंज करना है। तो इन दोनों के डेवलपर्स दो अलग अलग टीम्स में से एम्प्लॉय की क्लास को देखते हैं और उसमें चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा,
दोनों का Merge. लिंक कोलाइड कर जाएगा तो मर्ज आ जाएगा। ठीक है, मर्ज की फर्दर इलाबोरेशन यहाँ पे भी दी गई है। कह रहे हैं इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं that can involve multiple people changing the same source file for different reasons. ठीक है ना? Once again, the way to avoid this problem is to separate the code for different users. अगर हम हर एक्टर या यूजर के लिए कोड को सेपरेट कर देंगे तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हल हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। नहीं सर क्लियर है। सबको क्लियर है? अब पढ़ें सॉल्यूशन इसका, और से पढ़ें इसको 2-3 बार। जी भाई, समझ गए सर। मोस्ट ऑब्वियस रीजन क्या है? सेपरेट कर दो उस डेटा को जो ये फंक्शन यूज करते हैं। तीनों क्लासेस क्या कर रही हैं? एम्प्लॉय डेटा शेयर कर रही हैं, जो क्या होगा? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ईच क्लास होल्ड्स द नेसेसरी सोर्स कोड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, और क्लासेस आर नॉट अलाउड टू नो ईच अदर। अगर क्लासेस को एक दूसरे के बारे में नहीं पता तो उससे क्या बच जाएगी? उससे एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन बच जाएगी। अगर उनको एक सबको वो जाने ही नहीं ना, अगर उनको अलग कर दोगे तो एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं। लेकिन साथ रखोगे तो जानेंगे एक दूसरे को। ये देखो, सीएफओ के लिए पे कैलकुलेटर की क्लास बना दी, ठीक है ना? सीओ के लिए आवर रिपोर्टर की क्लास बना दी, और सीटीओ के लिए एम्प्लॉय सेवर की क्लास बना दी। तीनों डेटा किससे ले रही हैं? एम्प्लॉय डेटा से ले रही हैं, लेकिन तीनों को इसके बारे में पता नहीं है। ये तीनों क्लासेस का नेचर क्या लग रहा है आप लोगों को, जो लेफ्ट साइड पे बनी हुई है? जी भाई, इन तीनों क्लासेस का नेचर क्या है? और राइट साइड पे जो क्लासेस का नेचर क्या है? बोल भी दो यार।
पे कैलकुलेटर की स्टीरियोटाइप क्या है? किसी को नहीं पता? क्या हो गया बेटा? आवाज आ रही है मेरी? एंटिटी अबे एंटिटी तो एम्प्लॉय डेटा होगी ना। लेफ्ट पर ही क्लासेस कौन सी होंगी तीनों? क्या ये स्पेशलाइजेशन? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। स्पेशलाइजेशन कहाँ से आ गई? तीनों डिपेंडेंसी के थ्रू कॉल कर रही है एम्प्लॉय डेटा को। एम्प्लॉय डेटा एक एंटिटी क्लास है क्योंकि उसके पास डेटा मौजूद है। पे कैलकुलेटर, आवर, रिपोर्टर और एम्प्लॉय सेवर कौन सी क्लास है? क्या हो गया? कौन सी क्लास होती है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है? कंट्रोल हाँ, तो तीनों कंट्रोल क्लासेस हैं। प्रॉपर्टी नजर आ रही है इन क्लासेस में आपको? प्रॉपर्टी नजर आ रही है? नहीं सर, फिर तीनों कौन सी? वैसे तो एम्प्लॉय डेटा में भी प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही, लेकिन वो नाम बता रहा है कि ये एक एंटिटी क्लास है। एंटिटी क्लास है सर। सही है ना? और ये तीनों कौन सी क्लास है? लेफ्ट साइड वाली कंट्रोल क्लास है। हर एक्टर के लिए इनको अलग कर दिया है। जी भाई, कोई सवाल यहाँ तक? इसको देखें। अब ये फसाद कंट्रोलर जो करवाया था उसका तुम लोगों को पूरा एसेंस इधर समझ में आ जाएगा। कह रहे अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? डेवलपर्स को 3 अलग अलग क्लासेस का ट्रैक रखना पड़ रहा है। तो उसका एक सोल्यूशन क्या है? जब भी एसआरपी यूज करें और ज्यादा एक्टर्स हो तो उसके लिए क्या बना दिया जाए? उसके लिए एक फसाद कंट्रोलर बना दिया जाए। बात आ रही है समझ में? यस सर।